Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. गाइज जैसे कि आप जानते हैं हम टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो गाइज आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, सिंधु तथा हिंदुकुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है और कारण दिया हुआ है ऋग्वेद में कुभा, क्रुमु और गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। ओके, तो गाइज अगर हम यहाँ आंसर की बात करते हैं तो फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके, कि जो दोनों ही ये दे रखे हैं कथन और कारण दोनों सही हैं। और अगर हम बात करते हैं आर की, तो जो ये आर कारण है ये एक ही सही व्याख्या है। ओके, ऋग्वेद जो है उसमें जगह जगह बहुत सारी नदियों और पर्वतों के नाम मिलते हैं। ओके, जैसे हिमालय की एक चोटी का नाम मिलता है जिसे मूजवंत कहा गया है। ओके, और जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। इसी तरह पश्चिम की ओर कुभा, क्रुमु, गोमल और सुवास्तु नदियों का उल्लेख भी मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान जो था उस समय भारत का ही अंग था और आर्य जो थे इनका प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। ओके, तो इससे हमें पता लगता है दोनों ही सही हैं, ए और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नदियों के उल्लेख से हमें पता लग जाता है कि आर्य जो थे इनका प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक था। गॉट इट। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधेय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित में से किसमें उल्लिखित है? ऑप्शंस हैं गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। तो गाइज अगर हम बात करें विधेय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का जो कथानक है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका उल्लेख। ओके, और गाइज शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, मैं पहले भी प्रीवियस सेशन में आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण के कुछ और एडिशनल पॉइंट्स को देखें तो वो हो जाएंगे, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे अधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। ओके, इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में अगर हम देखें तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद इसका स्थान है। ओके, और गाइज जो कर्मकांड हैं इनके अलावा इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। गॉट इट। गाइज शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें राजसूय यज्ञ का भी वर्णन किया गया है और राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, ऐसा बताया गया है। गॉट इट। कृषि की चारों क्रियाएं जो हैं जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई, इनका उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। तो आई होप आपको सारे एडिशनल पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, परीक्षित, प्रवाहर जावाली या फिर श्वेतकेतु। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवाहर जावाली। अगर हमसे पांचाल राज्य का पूछ रहे हैं तो वहाँ पे कौन थे? प्रवाहर जावाली थे। ओके, इनके अलावा आरूढ़ी नामक एक राजा थे, वो भी वहाँ के दार्शनिक हुए थे। उत्तर वैदिक काल के कुछ और दार्शनिक राजाओं के नाम भी मिलते हैं, जैसे विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु आदि। ओके, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि ये जो राजा थे ये भी प्रसिद्ध थे जो ब्रह्मज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? ओके, ऑप्शंस हैं अस्किनी, परुषड़ी, सेकेंड ऑप्शन है सिंधु, शतद्री, थर्ड है सुवास्तु, गोमती एंड फोर्थ है विपाशा, वितस्ता। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभी आपको याद आ रहा होगा, आई होप सभी इसका सही आंसर देंगे क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था कि 4 नदियां थी। कौन कौन सी थी? तो वो थी कुभा, क्रुमु, गोमल और सुवास्तु। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, गोमती जो है वो गोमल का ही नाम है। गॉट इट। तो चलिए गाइज अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज जो है वो मैच कराने के लिए है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए हैं श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र। ओके, सूची 2 में यज्ञ वेदी को मापना, बलि संबंधी नियम, घरेलू अधिकार, धर्म अथवा विधि। तो गाइज चलिए इनको मैच करा लेते हैं। तो अगर हम श्रोत सूत्र की बात करते हैं
तो श्रौत सूत्र जो है इसका हो जाएगा बलि संबंधी नियम। ओके, श्रौत सूत्र जो है इसमें यज्ञ और बलि से संबंधित विधान मिलते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गृह सूत्र की तो घरेलू अधिकार हो जाएगा। गृह सूत्र जो है इसमें गृह कर्मकांड यानी घरेलू कर्मकांडों का और यज्ञों का विवरण हमें प्राप्त होता है। गॉट इट। धर्म सूत्रों से गाइस राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है इनमें। तो यहाँ अगर धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म अथवा विधि से मैच कर जाएगा, जबकि शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदी को मापना। ओके, शुल्ब सूत्र जो है उसमें यज्ञ वेदी का मापन आदि मिलता है, और शुल्ब सूत्र जो है इसे रेखा गणित का मतलब प्रारंभ यहीं से माना जाता है, शुल्ब सूत्र से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए ज्यामिति का सबसे प्राचीन ग्रंथ तो वह शुल्ब सूत्र हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कुरु या फिर कुरु। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विश्वामित्र। जो 10 राजा थे उनका नेतृत्व जो किया था वो विश्वामित्र ने किया था, जबकि सुदास का नेतृत्व वशिष्ठ ने किया था। ओके, विश्वामित्र जो है गाइस इन्हें कौशिक के नाम से भी जाना जाता था, और ये जो थे एक महान राजा हुए थे कुश, उनके प्रपौत्र थे। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। और गाइस अगर आपको दासराग युद्ध जो हुआ था उससे रिलेटेड एडिशनल पॉइंट्स देखने तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। मैंने पहले ही काफ़ी टाइम इस युद्ध के बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है। ओके, तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर मुंडक उपनिषद। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। ओके, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, ये अथर्ववेद में लिखित है। ओके, अथर्ववेद की गाइस अगर हम बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है इसमें सामान्य मनुष्य जो होते हैं उनके विचार और अंधविश्वासों का विवरण प्राप्त होता है। ओके, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद हैं। ओके, और गाइस अथर्ववेद जो है इसके कुछ जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी प्राचीन है। ओके, और पृथ्वी सूक्त जो है वो इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण हमें प्राप्त होता है, जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों के बारे में, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव। ओके, और इसके अलावा जादू टोने के बारे में भी यहाँ से हमें पता लगता है। गॉट इट। वो इसके अलावा गाइस अथर्ववेद जो है इसमें परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। ओके, और गाइस अथर्ववेद में ही एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर भोजपत्र यानी भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? ऑप्शन है कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा या फिर श्रृंगवेरपुर। तो गाइस अगर हम भोजपत्र की बात करें तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य जो पाया गया है वो पाया गया है श्रृंगवेरपुर से। ओके, इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम में सिंगरौर नामक स्थान को प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुर नाम से जाना जाता था। ओके, और यहाँ से ही भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री जो है भोजपत्र उसका प्राचीनतम रूप मिला। गॉट इट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं भगवद गीता, भागवत, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो प्रस्थान त्रयी की अगर हम बात करते हैं गाइस तो भागवत इसमें सम्मिलित नहीं है। ओके, प्रस्थान त्रयी जो है इसके अंतर्गत भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख मिलता है। गॉट इट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? ऑप्शंस हैं अश्वमेध तथा राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेयी, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी या फिर राजसूय तथा वाजपेयी। तो गाइस आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेयी। ये तीनों जो यज्ञ हैं इनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था। ओके, अश्वमेध यज्ञ की अगर गाइस हम बात करें तो ये राजनीतिक यज्ञ होता था, और इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य जो था वो सभी नरेश मानते थे। ओके, जबकि गाइस अगर हम बात करते हैं राजसूय यज्ञ की तो यह यज्ञ जो था वो धरती के एक निश्चित भाग को जीतकर वहाँ के राजाओं से कर वसूल करके किया जाता था। गॉट इट। और गाइस अगर हम वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो यह एक प्रकार का श्रौत यज्ञ है। और गाइस शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अगर हम देखें तो ये माना जाता था कि वाजपेयी यज्ञ जो है वो केवल ब्राह्मण या फिर क्षत्रियों द्वारा ही किया जा सकता था। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है?
प्रथम, सप्तम, अष्टम या फिर दशम? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दशम। ओके, दशम मंडल जो है ऋग्वेद का, उसमें शूद्र शब्द का हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है। आपको अगर याद आ रहा हो गाइस, तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था, जहाँ हमसे पूछा था कि समाज के चतुर्विध वर्गीकरण का विचार कहाँ से प्राप्त नहीं होता है। तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, ओके, उससे हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ओके, और यह 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के। गॉट इट? यहीं से हमें वर्ण व्यवस्था का विचार सबसे पहले पता लगता है, और यहाँ से हमें पता लगा था कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ओके, तो गाइज अगर पूछा जाए कि शूद्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है, तो वो हुआ है 10वें मंडल में। बट इट, आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? विष्णु, कृष्ण, इंद्र या फिर ब्रह्मा? आई होप आप सभी इसका आंसर कर पा रहे होंगे। अगर हम देखते हैं वैदिक देवता नहीं है, तो वो कौन हो जाएंगे? कृष्ण। ओके, क्योंकि ऋग्वेद में हमें विष्णु का, इंद्र का और ब्रह्मा का जिक्र मिलता है, जबकि हमें कृष्ण के बारे में कोई उल्लेख प्राप्त यहाँ से नहीं होता है। कृष्ण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद जो है, इसमें कृष्ण की चर्चा मिलती है। ओके, मैं पहले भी आपके साथ ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ। तो विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा की बात करें तो ये वैदिक देवता थे, जबकि कृष्ण जो थे, इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कृष्ण के गुरु का नाम क्या था, तो वो था घोर अंगिरस। गॉट इट? तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है? ऑप्शंस हैं शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में या फिर गोपथ ब्राह्मण में? तो गाइस आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण में। ओके, ऐतरेय ब्राह्मण जो है गाइस, इसमें सबसे पहले राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, और इसी में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक जो होता है वो एकराट होता है। गॉट इट? आपको ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बताते टाइम मैं प्रीवियस सेशन में ये चीज़ आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। ओके, बट चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ऐतरेय ब्राह्मण से ही हमें अजिगर्त के अपने पुत्र शुनासेब को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेचे जाने का उल्लेख भी प्राप्त होता है, और इसके अलावा इसी ब्राह्मण से पता लगता है कि कन्या जो थी उसको चिंता का कारण माना गया था। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, ऋग्वेद में ग्रामीण सभ्यता थी, और कारण आर दिया है, ऋग्वेद में कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से होता था। तो गाइज कूट अगर हम देख लेते हैं, चलिए, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दे रखा है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। एंड डी दिया है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओके, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। गॉट इट? ऋग्वेद जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके अलावा ऋग्वेद की बात करते हैं तो कृषि और पशुपालन यहाँ मुख्य रूप से होता था। ओके, और गाइस कृषि योग्य जो भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, भूमि की जो जुताई होती थी उसके लिए सीर अथवा लांगल के रूप में हल का प्रयोग किया जाता था, और हल का जो फाल होता है उसको सीता कहा जाता था। गॉट इट? और गाइस अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो इसमें सिर्फ 24 मंत्र हैं जिनमें कृषि का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम हमारा आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? बरगद को, पीपल को, आम को या फिर केला को? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीपल को। ओके, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष जो है वो पीपल को कहा जाता था। गॉट इट? गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, वहाँ भी उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, वृक्षों में पवित्र अश्वत्थ है जो इसके वैदिक कालीन पवित्रता का प्रमाण है। गॉट इट? तो आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा है। तो गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।